Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा है। देखो, पिछले क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन में एज ए इंट्रोडक्शन मैंने सारे टॉपिक्स बतला दिए थे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। अब उन्हीं को क्या करेंगे, हम डिटेल में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे ये चैप्टर। एक तरीके से बस ये समझ लो कि ये तुम्हारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, ये मान के चलो, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर है, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लियर है ना, वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है उस चैप्टर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इसे ध्यान से देखोगे। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है बेसिकली। क्लियर है ना, फिर हम शुरू करेंगे, फिर हेरिडिटी इवोल्यूशन पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि तुम्हें पता भी होगा कि इस चैप्टर में दो पार्ट्स करके पढ़ेंगे हम, हेरिडिटी अलग से और इवोल्यूशन अलग से। तो पहले हेरिडिटी वगैरह हम समझते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जेनेटिक्स क्या होता है। क्लियर है ना, हम जेनेटिक्स से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जेनेटिक्स एक साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है ना, तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख लोगे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with heredity and variations। अब देखो, यहाँ पे दो वर्ड आए, द फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड द सेकंड वन इज वेरिएशन। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हेरिडिटी और वेरिएशन होता क्या है। तो यहीं पे दूसरा टॉपिक लिखोगे, हेरिडिटी क्या है। ओके, सो हेरिडिटी मीन्स कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है ना, दिस इज नोन एज हेरिडिटी। तो यहाँ पे भी डिफिनेशन लिखोगे यहाँ पे, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक जनरेशन से उसके अगले जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज नोन एज हेरिडिटी। और इस चैप्टर में पता है हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का भी वही मतलब है कि किस तरीके में, किस पैटर्न में वो इनहेरिट कर रहा है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो उसी के कुछ लॉज वगैरह पढ़ेंगे जो कि मेंडल ने दिया था। इसके बाद एक और टॉपिक है, देखो यहीं पे हमारा वेरिएशन। तो वेरिएशन देखते हैं क्या होता है, इसी के साथ साथ लिखते चलोगे। तो वेरिएशन का मतलब देखो, मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था थोड़ा सा, कि जो डिफरेंसेस होते हैं सेमी स्पेसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, द डिफरेंसेस फाउंड अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज आर नोन एज वेरिएशंस। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिख लोगे इसका, the differences found among individuals of same species। तो एक ही स्पेसीज के दो इंडिविजुअल है मान लो, उन दोनों में जो भी डिफरेंसेस प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज वेरिएशंस। क्लियर है, अब हम समझते हैं कि वेरिएशन होता क्यों है। क्लियर है ना, वेरिएशन क्यों होता है और वेरिएशन के टाइप भी देखते हैं। पहले हम टाइप देख लेते हैं वेरिएशन के। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखने जा रहे हैं। क्लियर है ना, तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन में हमें दो पढ़ने को है। द फर्स्ट वन इज सोमैटिक वेरिएशन and the second one is germinal variation।
तो ये दो तरह के वेरिएशन देखने को मिलता है हमें। तो फर्स्ट इज सोमैटिक वेरिएशन एंड द अदर वन इज जर्मिनल वेरिएशन। अब ये दोनों क्या होते हैं, एक एक करके इसे पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग लगाओगे सोमैटिक वेरिएशन। ये देखो, तो सोमैटिक वेरिएशन समझने के पहले एक चीज समझो, सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल होते क्या है, क्लियर है ना। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोमैटिक सेल, ओके, एंड एक और मैंने लिखा क्या, जर्मिनल सेल। तो ये क्या होते हैं, सोमैटिक सेल वो होते हैं, तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में जब सेल, तो वहाँ हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा, है ना। तो सोमैटिक सेल वो होते हैं ना जो डिप्लॉइड सेल होते हैं, और जर्मिनल सेल वो होते हैं जो हैप्लॉइड सेल होते हैं। अगर सिंपल वर्ड में तुम्हें समझाऊं तो यानी कि बॉडी के जो गैमेट्स हो गए, जो स्पर्म ओवम हो गए, वो तुम्हारे जर्मिनल सेल में चले गए, लेकिन उसे छोड़ के और जो दूसरे सेल्स बचे वो क्या है, तो सोमैटिक सेल में आते हैं। तो अगर कोई चेंजेस सोमैटिक सेल में आ रहा है, सो दैट कॉजेज सोमैटिक वेरिएशन, ओके। और अगर जर्मिनल सेल में आ रहा है तो वो पास ऑन कर जाएगा ना, ध्यान से समझो, जो जर्मिनल सेल में आ रहा है चेंज, तो वो चेंज पास ऑन कर जाएगा अगले जनरेशन में। तो जर्मिनल जो वेरिएशन होता है वो जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट करता है, लेकिन जो सोमैटिक वेरिएशन होता है वो किसी इंसान के बॉडी में आता है और उसी के साथ वो खत्म भी हो जाता है वेरिएशन, ऐसा नहीं है कि वो आगे चला जाता है, क्लियर है ना। इसे बाद में जाके प्रूफ भी किया गया था, जिसमें क्या किया गया था, क्या किया गया ना कि जो रैट होते हैं, रैट के जो टेल्स होते हैं, उनके टेल को कंसिक्वेंटली काटा गया, डिफरेंट मतलब कि ये उनके क्या बोल रहे हैं उसे, जैसे एक एक स्टेज हुआ उनका, फिर उनका जो अगला जनरेशन हुआ उनको भी पूंछ काटा गया, तो क्या देखा गया कि हर जनरेशन में दोबारा से टेल आ जाते थे। तो दैट मीन्स देखो, दो दो रैट है, एक में टेल है दूसरे में नहीं है, तो ये भी तो एक वेरिएशन है ना, क्योंकि दोनों तो सेम ही स्पेसीज हैं, लेकिन एक में टेल है एक में नहीं है क्योंकि काट दिया गया है, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे ये जो वेरिएशन है ये सोमैटिक सेल में हो रहा है, ये पास ऑन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगले जनरेशन में वापस से वो टेल आ जाता था। दैट मीन्स कि टेल एक कैरेक्टर है, उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो बॉडी में कहीं जर्मिनल सेल में प्रेजेंट है, क्लियर है ना। और जर्म सेल में ही तो होते हैं सारे चीज। तो सोमैटिक सेल में यहाँ पे आए चेंजेस, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाया, तो सोमैटिक वेरिएशन आर नॉन इनहेरिटेबल, याद रखोगे। लेकिन जर्मिनल वेरिएशन क्या होते हैं, तो इनहेरिटेबल होते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख लोगे, तो पहला पॉइंट इसमें लिखोगे सोमैटिक वेरिएशन में इस तरीके से लिख लो, टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, क्लियर है। इसके बाद लिखोगे ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड वेरिएशन। तो सोमैटिक वेरिएशन को ही एक्वायर्ड वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं और मेरे ही साथ वो खत्म भी हो जाता है, क्लियर है ना। तो ये हो गया टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल एंड ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड वेरिएशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, दीज वेरिएशंस आर नॉट इनहेरिटेबल। ये इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। इनहेरिटेबल करने का मतलब क्या हुआ कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं करते हैं, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में आएगा उसी के साथ, उसी के मरने के साथ ये वेरिएशन भी खत्म हो जाएगा, ना कि ये उससे अगले जनरेशन में पास ऑन करेगा। पास ऑन बिल्कुल नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखोगे। तो नॉट इनहेरिटेबल या नॉन इनहेरिटेबल भी बोलते हैं, दीज वेरिएशंस आर नॉन इनहेरिटेबल भी लिख सकते हो यहाँ पे, या नॉट इनहेरिटेबल एक ही चीज है, क्लियर है। अब यहाँ पे तुम चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे देखो एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख लोगे, जैसे लिख लो कटिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे बॉडी का कोई पार्ट कट गया, जैसे अभी एग्जाम्पल में मैंने बताया था मॉस का,
क्लियर है ना, कि रैट का पूंछ कट गया लेकिन अगले जनरेशन में फिर से आ गया, क्योंकि वो पास ऑन नहीं किया। अगर पास ऑन करता तो क्या होता, नेक्स्ट जनरेशन वाला रैट पहले से ही उसका जो टेल है वो नहीं होता वहां पे। आराम समझ में। इसके बाद समझो एक तो ये हो गया कटिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। आगे तुम लिख सकते हो जैसे किसी का बॉडी पार्ट्स कोई जल गया, क्लियर है ना। देखो नीचे जगह है, मैं लिख देता हूं, बर्निंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे बॉडी का कोई हिस्सा जल गया, क्लियर है ना, तो उसके जो दाग रह गए, तो ऐसा नहीं है कि वो अगले जनरेशन में भी पास करेगा, ओके, उसी के साथ वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ गया सोमेटिक वेरिएशन तुम। अब देखते हैं जरा जर्मिनल वेरिएशन क्या होता है। इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। तो इसे इरेज कर देता हूँ अब मैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या, तो जर्मिनल वेरिएशन देखेंगे, ओके। सोमेटिक हमने देख लिया, अब देखेंगे क्या, जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन कहाँ होगा, तो तुम याद रखोगे जर्म सेल में होगा। जर्मिनल वेरिएशन टेक्स प्लेस इन जर्म सेल। और साथ ही साथ जर्मिनल वेरिएशन क्या होंगे, तो इनहेरिटेबल होंगे। दैट मीन्स कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन कर सकेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, जो भी नंबर था लिख लोगे, सेकंड था ना, जर्मिनल वेरिएशंस, ओके। सो जर्मिनल वेरिएशन कहाँ होगा, तो सबसे पहले याद रखना है जर्म सेल में होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख लो टेक्स प्लेस इन जर्म सेल, ओके। जर्म सेल समझते हो ना, गैमेट्स, सिंपल सा, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है सॉरी। इसके बाद लिख लोगे नेक्स्ट पॉइंट, these variations are inheritable, okay। inheritable that means, यहाँ पे यहीं पे लिख लो, that is they can be transferred, they can be transferred from one generation to another, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसे पास ऑन किया जा सकता है। तो ऐसे वेरिएशंस क्या कहलाएंगे, जर्मिनल वेरिएशंस कहलाएंगे, ओके। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे समझते हैं हम कि वेरिएशन कहाँ होता है। तो याद रखना, कोई ऑर्गेनिज्म चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा हो या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा हो, दोनों ही जगह पे तुम्हें वेरिएशन का केस देखने को मिलेगा। यानी कि वेरिएशन टेक्स प्लेस इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, आइदर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करेगा ना, वहां पे वेरिएशंस का जो डिग्री होगा वो बहुत ही कम होगा, एंड दैट इज मेनली ड्यू टू डीएनए कॉपी में जो एरर होते हैं, तुमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, क्लियर है ना, तो उसकी वजह से होता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, म्यूटेशन होता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसकी वजह से बेसिकली वहां पे चेंजेस आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं। तो यहाँ याद क्या रखोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है वो बहुत ही लो है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है वो बहुत ही ज्यादा है, या एज कंपेयर टू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। इसे याद रखोगे। तो इसे मैं एक पॉइंट बनाकर लिख देता हूं, तो एक नोट बनाकर लिख लो, वेरिएशंस अकर्स ड्यूरिंग reproduction whether the organism reproduce sexually or asexually।
तो ऑर्गेनिज्म चाहे तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे चाहे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, दोनों ही केस में वेरिएशंस देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे हम, तो यहीं पे एरो बना के लिख लोगे, द वेरिएशन in asexually reproducing organism will be less, and it is mainly due to error in DNA कॉपी। तो DNA कॉपी में जो error है, क्लियर है ना, द वेरिएशंस इन एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म इज लेस कर दो यहाँ पे, है ना, इज लेस एंड इट इज मेनली ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपी। ये मेनली किसकी वजह से होता है कि डीएनए कॉपी में जो एरर हो जाते हैं उसकी वजह से। लेकिन अब देखते हैं थोड़ा सा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का, तो वो भी समझोगे। लिखोगे यहाँ पे द वेरिएशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, sexually reproducing organism is more, and it is due to many factors, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होते हैं, many factors like जैसे सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, जब गैमेट बनता है, तो याद करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वहां क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट कर जाते हैं हाफ हाफ, तभी तो हैप्लॉइड हो जाता है ना। फैक्टर्स लाइक सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कहीं कहीं क्रॉसिंग ओवर भी होता है क्रोमोसोम का, क्रॉसिंग ओवर, कहीं कहीं तुम्हें म्यूटेशंस देखने को मिल सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन कॉज करने का। ओके, इसे नोट करो, फिर देखते हैं आगे। तो इतना हो गया होगा, इसे इरेज कर देता हूं मैं। तो ये कुछ नॉर्मल पॉइंट्स थे, ठीक है, इसे एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया है, क्लियर है ना, वेरिएशंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इन्हें एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया है, और उसे एक बार क्या करोगे, पढ़ लोगे। अगर नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, मैं एनसीईआरटी वाला प्रोसेस मतलब पोर्शन जब शुरू करूंगा तो मैं वहां पे उसे एक बार समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल ही पढ़ेंगे, ओके। बाकी एनसीईआरटी सीरीज में अलग से लेके आऊंगा, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है तुम लोग को, बस पढ़ते रहना है। तो इतने समझ गए कि कुछ कुछ पॉइंट समझ गए ना, जैसे जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं वेरिएशन, ओके। अब देखो यहाँ एक चीज समझो कि वेरिएशन हमेशा फायदेमंद हो ये भी जरूरी नहीं है, बहुत कंडीशन में निगेटिव वे में भी होता है वेरिएशन, ओके। वो जैसे मान लो कुछ चेंजेस हुआ जो कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में वो सस्टेन करने के लायक नहीं रहा, तो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, ओके। तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को कि हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है। खैर उसे छोड़ो, अब देखो इस चैप्टर में ना हमें अब चलना है मेंडल के पास, दैट इज अब हम मेंडल के वर्क को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हेडिंग लगाओगे मेंडल एंड हिज वर्क ऑन लॉ ऑन इनहेरिटेंस सिंपली, क्लियर है ना। तो सिंपल सा हेडिंग लगाओगे मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, ओके। सो मेंडल और उनके कामों को यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं, जो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट बेसिकली पी प्लांट पे किया था, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, ओके। यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा कि उन्होंने पी प्लांट पे क्यों काम किया, एंड द सेकंड वन इज
कि वो फेल क्यों हो गए और फिर बाद में उनके सक्सेस का क्या कारण था। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट बना के, मेंडल started his experiment on plant breeding and hybridization. And proposed certain laws for inheritance. तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया प्लांट ब्रीडिंग पे। प्लांट ब्रीडिंग मीन्स समझ रहे हो ना, प्लांट का रिप्रोडक्शन सिंपली, और साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि दो वेराइटीज को बेसिकली मिक्स करके हम एक नया वेराइटी पैदा करते हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और साथ साथ उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ लॉज दिए, क्लियर है ना, इनहेरिटेंस के लिए, कि किस तरीके से कैरेक्टर आगे की ओर ट्रांसफर होता है। ओके, तो इन्होंने कैसे किया, ये क्यों किया, इन सभी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। अब तो इसे ही पढ़ना है ना मेनली डिटेल में, तो यहाँ पे बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ते रहोगे बस। आगे देखो, इसी में यहाँ पे एक पॉइंट चाहो तो लिख लेना, मेंडल is known as father of genetics. या मेंडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, है ना, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। यहाँ पे पता है थोड़ा सा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है बतलाना, कि एक्चुअल में जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट ये सारे किए, क्लियर है, इन्होंने किया, इन्होंने अपने फाइंडिंग्स को लिखा, ओके, लेकिन क्या हुआ कि इनके फाइंडिंग को कोई समझ नहीं पाया सही तरीके से। दैट मीन्स जिस समय इन्होंने अपने फाइंडिंग्स लिखे थे उस समय इन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिल सका और फाइनली ये मर गए, क्लियर है। लेकिन बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए और फिर बाद में उन्होंने दूसरे लेवल पे उसी को रिसर्च करा, जब तक कि मतलब जीन्स वगैरह डिस्कवर हो गए थे। इधर मेंडल के टाइम में तो डिस्कवर भी नहीं हुए थे। तो फिर वहां पे फाइनली उन्होंने जो रिजल्ट देखा, वो रिजल्ट एग्जैक्टली मेंडल के रिजल्ट से मैच कर रहा था, क्लियर है ना। तो तब जाके फिर एक्चुअली में इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया या बोला गया। मतलब कि ये ऐसे साइंटिस्ट है ना जो जीते जी तो ये इस नाम से नहीं जाने गए, लेकिन मरने के बाद इन्हें ये नाम दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्हें मरने के बाद। चलो आगे देखना इसी में, he selected garden pea plant for his experiment and studied 7 different characters। यस, स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ कर लो यहाँ पे, है ना, स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो यहीं पे लिख लोगे। इस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम मैं नीचे लिख देता हूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ एक्चुअली। तो इस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइबम, क्लियर है ना, इसे याद रखोगे। पाइसम सेटाइबम इज द साइंटिफिक नेम फॉर पी प्लांट। तो इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और उन्होंने पी प्लांट के 7 डिफरेंट कैरेक्टर को पढ़ा। अब ये कैरेक्टर क्या क्या है, इसका मैं यहाँ पे लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, तो साथ में बना लोगे और इम्पोर्टेंट भी है तो याद कर लोगे। तो इतने में तो आएगा नहीं, मैं ऊपर
इरेज कर देता हूँ, इतना तो लिख चुके होगे, और उसके बाद पूरा एक टेबल ही बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल बना लोगे, एक साइड लिख लोगे कैरेक्टर, दूसरे साइड लिख लोगे डोमिनेंट कैरेक्टर एक्चुअली, यानी उन जो कैरेक्टर में डोमिनेंट कौन था, और इधर लिख लोगे रेसेसिव। ओके, सबसे पहला कैरेक्टर लिखोगे नंबर 1 देकर, एंड दैट इज हाइट। तो हाइट में जो डोमिनेंट, देखो एक्चुअली जो कैरेक्टर होता है ना उसके दो ट्रेट हो जाते हैं, मैं आगे समझा दूंगा इसे। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट लिख लेना, ज्यादा बेटर होगा, समझ में आ जाएगा। और यहाँ रेसेसिव ट्रेट लिख लेना। ओके, जैसे एक कैरेक्टर हुआ ना, चलो इसी में समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, हाइट, क्लियर है ना, हाइट। हाइट, तो हाइट एक कैरेक्टर है, इसमें दो बेसिकली ट्रेट होते हैं कि हाइट छोटा हो सकता है या हाइट बड़ा हो सकता है, दैट इज टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है, क्लियर है ना। तो टॉल जो था वो डोमिनेंट था, क्लियर है ना, और ड्वार्फ जो था वो रेसेसिव था। अभी डोमिनेंट रेसेसिव नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं समझा दूंगा आगे जाके, अभी बस लिखते चलो, क्लियर है ना। और इसी को इसी तरीके से याद भी करना है। तो ट्रेट कितने यहाँ पे हो गए, हाइट के 2 ट्रेट हो गए, द डोमिनेंट ट्रेट इज टॉल एंड द रेसेसिव ट्रेट इज ड्वार्फ। ओके, सेकंड देखते हैं यहाँ पे हम, फ्लावर कलर, यानी कलर ऑफ फ्लावर भी लिख सकते हो इसे, कोई बात नहीं। तो फ्लावर के जो कलर थे वो एक कैरेक्टर हो गया कि फ्लावर का कलर कैसा है, और ये था वायलेट या फिर व्हाइट, क्लियर है ना। तो इसमें जो डोमिनेंट था वो लिखोगे वायलेट, डोमिनेंट वाले किधर थे, वायलेट, लेकिन रेसेसिव वाले क्या थे, तो व्हाइट थे। ये हो गया तुम्हारा कलर ऑफ फ्लावर या फ्लावर कलर। ओके, इसके बाद लिखोगे, ये 2 हो गया ना, एक एक करके हम बढ़ रहे हैं। इसके बाद तीसरा नंबर में लिखोगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो पोजीशन होता है एक तुम्हारा एक्सियल और एक तुम्हारा होता है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, कहीं कहीं देखोगे ना ऐसे प्लांट्स जिसके एकदम से एंड पॉइंट पे तुम्हारा फ्लावर लगेगा, लेकिन कहीं कहीं क्या होगा, बीच बीच में ही फ्लावर लग जाएंगे एक्सिस पे ही। तो एक्सियल और टर्मिनल, तो ये हो गए तुम्हारे पोजीशन। पोजीशन किसका, तो फ्लावर का, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नंबर 4 पे, एंड द 4th इज कलर ऑफ सीड। तो सीड का जो कलर था वो कुछ इस तरीके से लिख लोगे, येलो जो था वो डोमिनेंट था और ग्रीन जो था वो रेसेसिव था, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा कलर ऑफ सीड। ओके, इसके बाद चलते हैं 5वें कैरेक्टर पे, दैट इज कलर ऑफ पॉड। पॉड मतलब जैसे तुमने मटर देखा होगा, हम लोग पी प्लांट पढ़ रहे हैं ना, तो सर्दियों के दिन में अक्सर पी प्लांट मिलता है, देखे भी होगे, पी प्लांट खाए भी होगे। तो पी प्लांट का जो कवरिंग होता है ना, जिसके अंदर एक्चुअली मटर के दाने होते हैं गोल गोल, तो वो जो कवरिंग होता है ना उसी को पॉड बोलते हैं। तो कलर ऑफ पॉड जो था वो ग्रीन था हमारा डोमिनेंट, और येलो कैसा था, तो रेसेसिव था। यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया, क्लियर है ना, ग्रीन वाले डोमिनेंट, येलो वाले रेसेसिव। अभी डोमिनेंट रेसेसिव होते क्या है उस पर तो चर्चा ही नहीं करना है, बस लिखते चलना है, वो मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में। तो ये हो गया हमारा कलर ऑफ पॉड। ओके, इसके बाद एक छठा नंबर लिखते हैं हम, शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड, क्लियर है। तो यहाँ पे भी दो ट्रेड थे, द फर्स्ट वन इज इनफ्लेटेड एंड द सेकेंड वन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इनफ्लेटेड का मतलब कि फूला होना। कुछ ऐसे पॉड तुम्हें दिखेंगे मटर के, वो जो पॉड होते हैं वो फूले फूले से होंगे, और कुछ ऐसे होंगे ना कि जिनमें कंस्ट्रिक्टेड होंगे, दैट मीन्स कि उसमें तुम्हें मटर के कितने दाने हैं ना वो ऊपर से ही तुम काउंट कर सकते हो, ऐसे कंस्ट्रिक्शन होगा उनमें। लेकिन इन्फ्लेटेड वाले में तुम बिना उसे
मतलब कि फाड़े या खोले हुए तुम पता नहीं कर सकते हो कि उसके अंदर कितने दाने प्रेजेंट है मटर के। ओके, तो ये हो गया। एंड द लास्ट वन, एक हमारा बच गया 7वां नंबर, देखना यहाँ पे, शेप ऑफ सीड एक लिख लो, शेप ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड तुम्हारा होता है, एक तो होता है राउंड जो कि तुम्हारा डोमिनेंट है, एंड द सेकेंड वन इज रिंकल्ड। तो रिंकल्ड मतलब कि चिपटे से होने, चिपटा सा होता है सीड, तो दैट इज कॉल्ड रिंकल्ड। तो ये 7 कैरेक्टर थे जिसके 7 दूने कितने हो गए, 14 हो गए ना, ट्रेट हो गए। क्लियर है, क्योंकि एक कैरेक्टर के 2 वेरिएबल फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेट बोलते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से 7 कैरेक्टर और उसके 14 ट्रेट हो गए। इसे तुम्हें याद कर लेना है विथ कि डोमिनेंट कौन है और रेसेसिव कौन है। इस टेबल, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एमसीक्यू निकाल के पूछा जा सकता है कि कलर ऑफ पॉड के लिए रेसेसिव कौन है, कलर ऑफ पॉड के लिए डोमिनेंट कौन है, या कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आंसर यहीं से जाएगा। क्लियर है, तो ये याद कर लोगे, बाकी डोमिनेंट रेसेसिव मैं आगे समझाऊंगा, इसे एक बार जल्दी से नोट कर लो। तो इतना समझ में आ गया होगा। इस टेबल को अगर ध्यान से देख रहे हो तो पता है, देखो, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे राइज करता हूँ कि कितने कैरेक्टर थे जो कि कलर के अकॉर्डिंग लिया गया पी प्लांट में। कलर के अकॉर्डिंग कितने कैरेक्टर्स लिए गए, जल्दी से सोच के बताओ। ठीक है, तो देखना यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग, देखो यहीं से देखो, एक तो फ्लावर का कलर, दूसरा सीड का कलर, और तीसरा पॉड का कलर। तो देखो ध्यान से, कलर के आधार पे 3 कैरेक्टर लिए गए। आ रहा समझ में, किसका किसका कलर, एक फ्लावर का कलर जिसमें वायलेट वाइट है, एक सीड का कलर जिसमें येलो ग्रीन है, एंड द लास्ट वन इज पॉड का कलर जिसमें ग्रीन येलो है, उल्टा हो गया है। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो यहीं पे फिर से देखो शेप के आधार पे कितने हैं, तो शेप के आधार पे देखो 2 है, पॉड का शेप और सीड का शेप। तो शेप के आधार पे कितने हो गए, 2 हो गए। तो 3 और 2 5, तो ऐसे ही हो गए। क्लियर है, अब छठा क्या है, तो छठा है एक तो पोजीशन, पोजीशन ऑफ फ्लावर। क्लियर है ना, तो ये हो गया एक तुम्हारा, और एक क्या हो गया, एक तो हाइट हो गया, नहीं, एक हाइट हो गया प्लांट का। तो इस तरीके से 7 कैरेक्टर हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्लावर के मतलब फ्लावर का कौन कौन सा कैरेक्टर लिया गया, तो फ्लावर का एक कलर लिया गया और एक फ्लावर का पोजीशन लिया गया। देखो और कहीं फ्लावर नहीं है ना, या फ्लावर के बेसिस पे 2 कैरेक्टर लिए गए, एक फ्लावर का ये क्या बोल रहे हैं कलर, और दूसरा फ्लावर का पोजीशन। ये भी पूछा जा सकता है। सीड के अकॉर्डिंग कितने लिए गए, तो 2 सीड का कलर और सीड का शेप। पॉड के अकॉर्डिंग कितने लिए गए, तो 2 पॉड का कलर और पॉड का शेप। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस टेबल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे भी अराइज हो सारा आंसर करोगे। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो इतना समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट करा, आखिर मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट करा। ओके, कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं सिलेक्ट करा, या फिर क्या पता उन्होंने दूसरा किया होगा, उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिला होगा, तब जाके फिर पी प्लांट पे उन्हें सही रिजल्ट मिला होगा, कुछ भी हो सकता है। तो पी प्लांट के सिलेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स था एक्चुअली, जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट सिलेक्ट किया और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। तो ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है अक्सर बोर्ड में, तो इसे ध्यान से लिखोगे। यहाँ पे लिख लोगे रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल। ओके, तो लिखना यहाँ पे क्या करूँ, क्वेश्चन बना के लिख दूं, चलो क्वेश्चन ही हेडिंग बना के लिख देता हूँ, रीजंस फॉर selection of pea plant by Mendel। ओके, ये सिंपली सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट।
तो पी प्लांट के सिलेक्शन का क्या क्या रीजन था, वो रीजन लिखोगे एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे अवेलेबिलिटी ऑफ easily observable traits of different characters। मतलब समझो, ट्रेट्स तो आप समझ ही चुके हो ना कि जो वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं ना उन्हीं को ट्रेट्स बोलते हैं, अगर सिंपल सा समझो तो। क्लियर है? जैसे एक कैरेक्टर हो गया हाइट, तो उसके दो फॉर्म हो गए, ड्वार्फ और मतलब ड्वार्फ नीचे और टॉल ऊपर, है ना, ऐसे लंबा और बौना, इस तरीके से। तो ये दो क्या है, हाइट के ही दो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आखिर कोई टॉल है तो वो भी तो हाइट में ही आ रहा है ना, और कोई ड्वार्फ है तो वो भी तो हाइट में ही आ रहा है ना। क्लियर है? तो ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो उसी को ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स हैं। दैट मीन्स अगर हाइट है तो प्लांट का हाइट टॉल ड्वार्फ। अगर कलर की बात कर लो फ्लावर का, तो वायलेट और व्हाइट कितना आसानी से तुम देख सकते हो, मतलब बाहरी बार देख के ना तुम पता कर सकते हो उसका ट्रेट क्या है, तुम्हें अंदर उसके जाना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स है। ओके, इसके बाद लिखोगे शॉर्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है पी प्लांट का, छोटा है। क्लियर है? अब इससे देखो क्या फायदा होगा, तो इससे क्या होगा, इट इज इजी टू स्टडी मोर एंड मोर जनरेशंस। और जितना जनरेशंस ज्यादा पढ़ेंगे ना हम, उतना ही एक्यूरेसी का चांस बढ़ेगा। क्लियर है ना? क्योंकि अगर मान लो तुमने एक जनरेशन या दो जनरेशन पढ़ के छोड़ दिया, तो क्या पता वहां पे कुछ एरर आ गए हो, उसकी वजह से वो चेंज आया हो और तुमने उसे लॉ बना दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम 10-15 जनरेशन पढ़ लिए और तब भी तुम्हें सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तब तो तुम कंफर्म हो ना कि ये लॉ बनने लायक है, क्योंकि यहाँ पे सेम ही रिजल्ट आ रहा है हर समय। ओके, या फिर जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो क्यों आ रहा है, ये सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये समझ गए, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हम ज्यादा जनरेशन को पढ़ पाते हैं। ओके, आगे ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। सीड्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नंबर में होता है। जैसे एक पॉड में ढेर सारे सीड्स होते हैं, 5, 6, 10 ऐसे, और एक प्लांट में तो पूछो ही मत कितने होते हैं। ठीक है ना, ढेर सारे होते हैं पॉड और उसमें ढेर सारे सीड्स। तो इससे क्या होगा, इससे जैसे मान लो यहाँ पे सोच के चलो कि एक प्लांट है, उससे दो ही सीड निकले, तो वो दो प्लांट आए, तो उनमें क्या क्या वेरिएशन है हम सही से नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर उससे 50 निकले, तो उन 50 में कितने में क्या वेरिएशन आया, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स भी एक कैरेक्टर है, जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके आगे लिखोगे इट वाज easy to grow with very low मेंटेनेंस। यानी कि पी प्लांट को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से हम ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है ना? सिंपल सा देख रेख करेंगे तब भी ग्रो हो जाएगा बहुत ही आराम से, इसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में, इट एग्जिबिट्स नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी, ऑटोगैमी, जीटनोगैमी सब बता रखे हैं रिप्रोडक्शन में, याद होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन दैट मीन्स कि सेमी प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे जाना है। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली एग्जिबिट करता है। और साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर हम चाहें
तो कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। यानी कि इस तरीके से लिख लो, इट इज ऑल्सो easy to perform controlled cross pollination in पी प्लांट। तो पी प्लांट में हम कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं अगर हम चाहें तो। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से मेंडल ने बेसिकली प्लांट मतलब पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं इसे इरेज कर देता हूं और इसके बाद अगला जो टॉपिक है दैट इज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेटेड है मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, और उसे देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है ना? उसी में तुम्हें डोमिनेंट रिसेसिव का भी जो टर्म है वो मैं समझा दूंगा आगे, और भी जो कुछ अगर बच गया होगा तो उसे आगे बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम टर्म्स देखेंगे। जो मैंने बीच में लिखा था ना वो टर्म्स, डिफरेंट टाइप के अलील्स क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रेट क्या होते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ये सब सारे पॉइंट्स को समझेंगे कल। क्लियर है? तो इसे एक बार नोट कर लोगे और यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक करते जाओगे। ठीक है? चलो फिर, ठीक है, बाय। ओके, टेक केयर।